ज्योग्राफी स्टार्ट किया है हमने। एंड लास्ट टाइम मैंने आपको यूनिवर्स पढ़ाया था कि जो ब्रह्मांड है वो कैसे बना है, सन कैसे बना, स्टार्स कैसे बने, गैलेक्सियाँ कौन सी हैं, हमारे पास में कौन सी है, हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है, ये सब बातें हमने लास्ट टाइम पढ़ी हैं। अभी हम थोड़ा सा आगे बढ़ा रहे हैं चीज़ों को। एंड सन एंड आठों प्लैनेट्स की आज हम बातें करेंगे कि सन कैसे बना है, क्या है, एंड आठों प्लैनेट्स की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो आप हिंदी भाषा में सौरमंडल कह सकते हो उसको, एंड सोलर सिस्टम आप कह सकते हो उसको, अंग्रेजी भाषा में, इंग्लिश भाषा में आप चाहो तो। स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। तो कहा कि सन है, साथ में आठों प्लैनेट है, तो उसको आप सौरमंडल कहते हैं। उसके बाद थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आपको दी है। पहले आपको पता है कि जब आप छोटे होंगे शायद तो 9 प्लैनेट्स आपने पढ़े होंगे, बट अभी के टाइम पे 8 है। एंड जो प्लूटो है वो हटा दिया गया था 2006 में, इसको हटा दिया गया था। तो वो भी थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिया हुआ है। तो मैंने कहा कि आपको 2006 में आपका जो प्लूटो है वो हटा दिया गया। क्यों हटा दिया गया, तो वो भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं दिया। मैं थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ कि जो आपका प्लैनेट्स हैं, जैसे मानो सन आपका बीच में है, सन सेंटर में है, सारे प्लैनेट उसके आसपास घूमते हैं। तो कहा जितने भी प्लैनेट्स हैं सब अपने अपने ऑर्बिट में ही घूमते हैं, दूसरे के ऑर्बिट में कोई भी प्लैनेट जो है एंटर नहीं करता है। तो जो आपका प्लूटो है उसने क्या किया कि जो आपका नेपच्यून का जो आपका ऑर्बिट है वो कट कर दिया। तो कहा कि ये ऐसा जो कोई प्लैनेट बाकी ऐसा नहीं करते हैं, तो इस वजह से उसको हटा दिया गया। कब हटा दिया, 2006 में। क्यों, उसने जो बाकी प्लैनेट से उसका ऑर्बिट कट किया था, इस वजह से। अब क्या है वो, अभी का स्टेटस क्या है उसका, तो अभी आप उसको कहते हैं ड्वार्फ प्लैनेट है वो। एंड ड्वार्फ प्लैनेट का मीन्स बौना ग्रह भी कह सकते हैं आप, छोटा प्लैनेट है ऐसा भी आप मान सकते हैं। कुछ एग्जांपल भी मैंने आपको यहाँ पे दिए हैं कि कुछ और भी यहाँ पे ड्वार्फ प्लैनेट मौजूद हैं, जैसे मेक है, जैना है, हामरा है, चैरॉन है। ये सब आपके कुछ ड्वार्फ प्लैनेट हैं जो कि उसके आसपास ही मौजूद हैं। तो आप ऐसा कह सकते हो इसका वेट भी थोड़ा सा कम है, साइज़ भी कम है। सबसे छोटा प्लैनेट आपका पहले प्लूटो था, बट अभी प्लैनेट नहीं है वो। तो अभी क्या है, आपका ड्वार्फ प्लैनेट है। अभी सबसे छोटा प्लैनेट मरकरी है, बुध आप कहते हो उसको हिंदी भाषा में। समझते हैं आगे क्या है। तो कहा जो सन है आपका वो कितना बड़ा है, तो कहा सन एंड यदि बाकी आठों प्लैनेट्स का मास को जोड़ के हम यदि 100 kg बना दें, तो उसमें 100 kg में से 99 kg जो है वो आपके सन का मास है। आपका जो सन है वो इतना बड़ा है कि 99% मास ऑफ सोलर सिस्टम इज़ गेन बाय सन। तो आप कह सकते हैं कि बहुत बड़ा सन है आपका। तो वही यहाँ पे मैंने आपको दिया, 99% ऑफ मास ऑफ सोलर सिस्टम इज गेन बाय सन। थोड़ा सा आगे बढ़ा तो कहा कि जो आपका रिमेनिंग मास है उसका लगभग 98% के आसपास जुपिटर एंड सैटर्न के पास है। रिमेनिंग मास ऑफ द सोलर सिस्टम यदि कहें हम, तो यदि उसको ये 100 kg में से 99 kg यहाँ पे है, 1 kg जो आपका बचा हुआ है, 1 kg में से आपका 98% किसके पास है, जुपिटर के पास एंड सैटर्न के पास। तो आप कह सकते हो 1 kg का 98% आप कह सकते हो 980 ग्राम के आसपास। 980 ग्राम किसका है, जुपिटर एंड सैटर्न का है। बचा हुआ कितना, 20 ग्राम बचा आपका। तो जो 20 ग्राम है इसमें आपके 6 प्लैनेट आ जाते हैं, 6 प्लैनेट हैं, और जिसमें आपकी क्या है, अर्थ भी मौजूद है। आप सोचिए यदि 100 kg बनाया तो 20 ग्राम से भी कम 6 प्लैनेट्स का मास है, 3 ग्राम के आसपास का वेट आता है, एवरेज यदि निकालोगे आप। तो इतना बड़ा सन है, और उसके बाद काफ़ी बड़े जुपिटर एंड सैटर्न भी बहुत बड़े हैं। तो आपका सन काफ़ी छोटा आप मान सकते हो, बट सबसे छोटी नहीं है। सबसे छोटा कौन है, मरकरी आपका है। थोड़ा सा आगे बढ़ जाए हम, तो कहा कि उसकी बात क्या है, तो कहा जो सन है उसकी कुछ आपको बातें यहाँ पे दी हैं कि सन में जो आपका पॉइंट है, सन के जो आप में बातें हैं क्या है वो। तो कहा कि सन में जो आपका हाइड्रोजन है 71% के आसपास हाइड्रोजन आपकी बची हुई है सन में। तो थोड़ा सा आपको ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आपका सन में जो आपका हाइड्रोजन है वो कितना बचा हुआ है। तो 71% हाइड्रोजन बचा है, 26.5% के आसपास हीलियम है, 2.5% अदर गैसेस हैं। सब कुछ याद ना हो तो आपको हाइड्रोजन मोटा मोटा ध्यान रखना है। 71% के आसपास मोटा मोटा हाइड्रोजन मैक्सिमम अभी मौजूद है। आपको क्या पता है कि जो भी स्टार्स होते हैं उसमें क्या होता है, हाइड्रोजन कंबाइन होती है, हीलियम बनाती है, उसी को आप फ्यूज़न कहते हैं। एंड उसी से आपका जो एनर्जी है प्रोड्यूस होता है ना। तो थोड़ा सा फटाफट से आगे आए, तो कहा सन का यदि एज का बात करते हैं हम, तो आप कह सकते हो 4.6 बिलियन ईयर्स, या कहीं कहीं पे आपको 5.5 भी, 4.6 से 5.5 बिलियन ईयर्स के आसपास आप रेंज यदि चाहो
तो 4.6 से 5.5 बिलियन के आसपास आप मान सकते हो 5-5.5 बिलियन ईयर्स हो चुके हैं। 1 बिलियन में कितना होता है, 10⁹ होते हैं। तो ये भी मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, मिलियन में 10⁶ होते हैं, बिलियन में 10⁹ होते हैं। तो कहा का काफ़ी टाइम हो चुका है सन को। यदि मैं आपकी आसान भाषा में आपको समझाऊं तो लगभग 450 करोड़ साल के आसपास आपके सन को हो चुके हैं। आसान भाषा में, आपकी हिंदी भाषा में यदि मैंने थोड़ा सा आपको 100 करोड़ साल के आसपास, 500 करोड़ साल के आसपास सन का एज है, यहाँ पे नहीं दिया है मैंने आपको। यदि रिमेनिंग एज की बात की जाएगी तो सन के जैसा जो स्टार होता है उसका जो टोटल एज होता है वो 9 से 10 बिलियन ईयर्स के आसपास हो जाता है, जिसमें से आधे के आसपास जो सन की एज है वो हो चुकी है, बाकी आधी बची हुई है। तो सन क्या है कि आप कह सकते हैं कि अधेड़ उम्र का इंसान, इंसान तो नहीं है ना, तो अधेड़ उम्र का जो आपका एक स्टार है वो हो चुका है। तो वैसे तो हिंदू जो आपका माइथोलॉजी है उसमें सन को आपका देवता मानते हैं, चंद्र को देवता मानते हैं, बट वो माइथोलॉजी का पार्ट है और उस पर हम नहीं जाएंगे। वापस से आते हैं, डिस्टेंस की बात की जाए तो जो आपका मोटा मोटा डिस्टेंस आप मान लेते हो 146 मिलियन किलोमीटर, या स्टैंडर्ड आप चाहो तो ऐसा आपको बुक्स में दिखाई दे सकता है 1.46 इंटू 10⁻11 मीटर, ऐसा भी आपको बुक्स में दिखाई दे सकती है। तो ये स्टैंडर्ड मैंने आपको थोड़ा सा दे दिया है, बात वही है, बट ये जो सन की आपकी डिस्टेंस है, सन एंड अर्थ के बीच में डिस्टेंस है वो चेंज होती है। एक समय आता है जब जो सन एंड अर्थ है थोड़ा सा पास होते हैं, और एक समय आता है जब थोड़ा सा डिस्टेंस पे होते हैं। इसको आप एक नाम देते हैं, जब सबसे पास में अर्थ होती है उसको आप पेरिहीलियन कहते हैं, एंड जब आपका जो अर्थ है सबसे डिस्टेंस पे होता है उसको आप एपीहीलियन कहते हैं। यहाँ पे मैंने आपको नहीं दिया, थोड़ा सा मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट आपको देने का कोशिश किया। पी से आप समझते हैं कि पास आप कह सकते हैं, पी से पास, और पी से क्या है, पेरिहीलियन है। जब अर्थ सन के सबसे पास होगी तो कौन सा पॉइंट होगा, पेरिहीलियन होगा, और जब सबसे ज्यादा डिस्टेंस पे होगी तो क्या होगा, एपीहीलियन आपका हो जाएगा। थोड़ा सा आगे बढ़ाए हम, तो कहा कि जो आउटर लेयर है आपका उसका टेम्परेचर कितना है, तो लगभग एवरेज आप कहें तो 6000 डिग्री के आसपास सेल्सियस में आप मान सकते हैं, ये एवरेज आप मान सकते हैं मोटा मोटा। तो कहा कि ये आपका आउटर में टेम्परेचर है, बट यदि इनर में बात की जाए तो सेंटर पॉइंट में जो टेम्परेचर है 15 मिलियन के आसपास में आपका टेम्परेचर वहाँ पे मौजूद है, 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। तो इसको भी मैं आपकी आसान भाषा में कन्वर्ट कर दूं, 1.5 CR के आसपास आपका डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर हो जाता है, 1.5 करोड़ के आसपास में तापमान हो जाता है। आप सोचिए कि आसान नहीं है ना, आप वहाँ पर जाएंगे तो आपका सेकंड्स भी नहीं लगेंगे, नैनो या पिको सेकंड्स में आप स्वाहा हो जाएंगे। तो इतना टेम्परेचर सेंटर पार्ट में है, लेकिन इंसान जो है वो कम नहीं है, और नासा ने क्या किया, अभी एक ऐसा मिशन छोड़ा जो सन की आउटर लेयर में उसने एंट्री किया, इतने टेम्परेचर को क्या किया है, बर्दाश्त किया है, एब्जॉर्ब किया है, सहा है, और बहुत आउटर लेयर है उसमें एंटर कर चुका है। तो ये अपने आप में इंसान के लिए एक सब बहुत ही बड़ा दिन था कि सन के इतने टेम्परेचर को एक जो सैटेलाइट है, एक जो मिशन है, उसने एब्जॉर्ब किया और वो सह पाया इतने टेम्परेचर को आउट स्पेस में। तो अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। थोड़ा सा फटाफट से हम आगे आ जाए तो समझते हैं नेक्स्ट आपके सामने क्या दिया है। तो कहा कि उसकी बात क्या है, तो कहा कि टेम्परेचर ऑफ सन एट सेंटर कोर इज अराउंड 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। जैसा मैंने पीछे कहा था वही मैंने पॉइंट आपको यहाँ पे दे दिया है। एज की बात थोड़ा सा आगे बढ़े तो कहा कि सन जो है वो गैलेक्सी के सेंटर के आसपास घूमता है, एक चक्कर लगाता है सन गैलेक्सी के सेंटर के आसपास कितने टाइम में, तो टाइम आपको यहाँ पे दिया हुआ है, देखो कि कितने टाइम में आपका जो सन है घूम जाता है वो गैलेक्सी के सेंटर के आसपास। तो कहा कि 25 CR ईयर्स आप कह सकते हो, या आप कह सकते हो 250 मिलियन ईयर्स आप कह सकते हो। देखो जहाँ पे आप चाहें तो एक बेसिक आप समझेंगे, उसके बाद यदि बेस पता है आपको तो आप चीज़ों को आसानी से समझ पाएंगे एंड जवाब दे पाएंगे। यदि वहाँ कैसे भी घुमाएगा तो आप फंसेंगे नहीं। तो मिलियन में क्या क्या होता है, देखो 10⁻6 होते हैं, तो 10⁻6 यहाँ पे होते हैं, एक यहाँ पे 10 आ गया तो 10⁻7 हो गया, तो 25 इंटू 10⁻7 हो गया, और 10⁻7 क्या होता है, CR होता है। 25 CR ईयर्स आप ऐसे आप निकाल सकते हैं।
तो बस आपको सही स्टैंडर्ड पता होना चाहिए, सब कुछ पता होना चाहिए ताकि आप फंसे ना, सब कुछ आप बेस से आप समझ जाओ ताकि आपको दिक्कत ना हो एग्ज़ाम में। तो जहाँ भी कैसे भी दिया हो उसको पहचान पाओ। तो कहा कि सन जो है, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम यूनिवर्स पढ़ाया था, तो कहा था आपकी जो गैलेक्सी है उसका नाम है मिल्की वे एंड वो ऐसा शेप में है। तो मैंने कहा था कि बहुत सारी बातें हैं वैसे तो यूनिवर्स में एंड प्लैनेट्स में हम पढ़ते हैं। तो कहा कि हमारा जो आपका सन है, बाकी प्लैनेट्स हैं, वो आपके एक बाजू में है। यहाँ पे हम ऐसा मान सकते हैं कि एक आर्म में है, एक बाजू में है जो हमारा सन है, 8 प्लैनेट्स। और सेंटर के आसपास जो आपका सन है वो गैलेक्सी के सेंटर के आसपास ऐसे ऐसे घूमता है, ऐसे ऐसे घूमता है। तो सब कुछ घूम रहा है। आपका सन जो है गैलेक्सी के सेंटर के आसपास घूम रहा है, आपकी जो अर्थ है वो सन के आसपास घूम रही है, आपका जो मून है वो आपके अर्थ के आसपास घूम रहा है। और तब भी क्या है, आप अपने चेयर पर बैठ के चाय की चुस्कियाँ ले रहे हो, कोई दिक्कत किसी को होती नहीं है, आराम से बैठे हुए। तो यही क्या है आपका नेचर है, यही क्या चीज़ें हैं। तो हम आप क्या है बहुत ही छोटे इंसान हैं, हमें क्या करना चाहिए, अच्छे से काम करना चाहिए, अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए, सभ्यता के लिए, समाज के लिए कुछ अच्छा करना चाहिए और पढ़ना चाहिए मेहनत से ताकि आप कुछ बन पाइए, है ना। फटाफट से आते हैं आगे। तो कहा कि आगे क्या है, तो ग्रेविटी की बात की जाए, जो सन की ग्रेविटी है वो 28 गुना है आपके जो अर्थ की ग्रेविटी है। ग्रेविटी का मीन्स आप क्या जोड़ सकते हैं, जी आप मान सकते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड तो आपका जी होता है। यदि अर्थ पर जी की बात किया जाए, जी क्या है, स्मॉल जी है, इसको आप एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आप कहते हो। तो कहा जी अर्थ पे कितना है, 9.8 है, और यदि हम सन पे जाएंगे तो 28 टाइम्स के आसपास हो जाता है। तो सन का मास काफ़ी बड़ा है, तो आप इस वजह से मास ग्रेविटी भी ज़्यादा होगी। फटाफट से थोड़ा सा हम आगे आ जाएं यदि, तो एक आपको पिक्चर मैंने आपको यहाँ पे दिया है। तो कहा देखो यहाँ पे आपको थोड़ा सा आइडिया होगा, देखो सन यहाँ पे देखो कितना बड़ा आपके सामने यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा आपको दिखाई दे रहा है कि सन देखो कितना बड़ा है एंड छोटा सा हिस्सा एक कॉर्नर आपको दिखाई दे रहा है। उसके सबसे पास में आपका मरकरी है, बुध आप कहते हो हिंदी में, उसके बाद वीनस है, शुक्र आप कहते हो हिंदी में, उसके बाद आपकी अर्थ है एंड अपनी जहाँ पे आप मौजूद हैं, उसके बाद मार्स है, जुपिटर है जिसको आप हिंदी में बृहस्पति कहते हो, मार्स को मंगल कहते हो, सैटर्न को शनि कहते हो जिसके पास काफ़ी अच्छे रिंग्स हैं, एंड उसके बाद यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो जो कि हट चुका है। प्लूटो अभी आपका सोलर सिस्टम का हिस्सा नहीं है, बट आप दिखाना चाहोगे तो दिखा सकते हो। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा आपको दिखा दिया है सब कुछ कि कहाँ पे क्या मौजूद है आपका। तो देखो आप इसको क्या है, ये हट गया है, कब हटा है, 2006 में हटा है। क्यों हटा है वो भी हमने पीछे बात किया कि क्यों हटाया गया। अभी क्या है, ड्वार्फ प्लैनेट है, बौना ग्रह है, अभी क्या है, 8 प्लैनेट आपके मेन आपके 8 ही हैं। तो कहा कि देखो यहाँ पे एक बात आपको दिखाई है मैंने, तो कहा मार्स है एंड जुपिटर है, उसके बीच में क्या है, बहुत सारे एस्टेरॉइड मौजूद हैं। एस्टेरॉइड क्या होते हैं, आप कह सकते हैं चट्टानें होती हैं, बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं। यदि हम कहें कितने एस्टेरॉइड हैं, 40,000 एस्टेरॉइड मौजूद हैं। 40,000 एस्टेरॉइड, एक दो नहीं है, 10-20 नहीं है, 50 नहीं है, 40,000 एस्टेरॉइड है। तो कहा 40,000 एस्टेरॉइड क्या है, कुछ एस्टेरॉइड तो ऐसे हैं जिसका रेडियस आपकी जो अर्थ की रेडियस है उसका हाफ है। यदि हम कहें कि कुछ आपके एस्टेरॉइड ऐसे हैं जिनकी रेडियस कितना है, 1/2 ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ। तो कहा काफ़ी बड़े बड़े एस्टेरॉइड मौजूद हैं। और क्या होता है कि देखो मार्स एंड जुपिटर के बीच में अर्थ यहाँ पे एकदम पास में है। कभी कभी या क्या होता है, यहाँ से आपका कभी कुछ एस्टेरॉइड यहाँ पे आ जाते हैं, टकरा जाते हैं, और क्या होता है उसके बाद आपकी सभ्यता नष्ट हो जाती है, आपकी चीज़ें चेंज हो जाती हैं, कॉन्टिनेंट, ओशियन सब आगे पीछे हो जाते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा मोटा मोटा हमने समझा, फटाफट से थोड़ा सा हम आगे बढ़ा दें। तो ये डायग्राम आपको ध्यान रखना है, कभी कभी एग्जाम डायग्राम से आता है कि सबसे पास में कौन है, उसके बाद कौन है, उसके बाद कौन है। वैसे मैंने आपको नेक्स्ट आगे भी कुछ पैटर्न्स आपको दिए हुए हैं। फटाफट से आगे बढ़ते हैं। तो प्लैनेट्स की प्रॉपर्टीज़ की बात किए हैं, तो सबसे पास में क्या है, बुध है, मरकरी आप कहते हो उसको, उसकी कुछ प्रॉपर्टी यहाँ पे दी हैं। तो कहा कि सबसे छोटा प्लैनेट है, जैसा मैंने पीछे कहा था आपसे कि सबसे जो छोटा प्लैनेट है वो कौन था, प्लूटो आपका होता था, बट अभी क्या है आपका बुध है। तो ये थोड़ा सा पॉइंट मैंने पीछे आपको दिया था, तो वही यहाँ पे आपको दिया है कि सबसे छोटा प्लैनेट कौन सा है, बुध है, मरकरी आप कहते हो उसको। यदि उसके बाद बात किया, नियरेस्ट है, सबसे सन के पास में है, जैसा हमको पता है कि पीछे हमने डायग्राम देखा, तो वहाँ पे सन के सबसे पास में आपका बुध ही था।
नो सैटेलाइट, कोई सैटेलाइट नहीं है। सैटेलाइट क्या होते हैं मैं आपको पीछे समझा चुका हूँ। सैटेलाइट वो चीज़ें हैं जो आपके किसी प्लैनेट के आसपास घूमती हैं। तो आपका जो मून है वो हमारे आसपास घूम रहा है, तो वो भी हमारा सैटेलाइट है, ऐसा पीछे हमने समझा था। डे वेरी हॉट एंड नाइट वेरी कोल्ड, दिन में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, नाइट में टेम्परेचर बहुत ही कम हो जाता है। यदि मैं थोड़ा सा आपको दूँ तो आप कह सकते हैं कि 250 के आसपास माइनस में चला जाता है टेम्परेचर नाइट में, एंड दिन में 600 प्लस आपका हो जाता है, 600 से ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है। तो यदि आप दिन में जाओगे तो क्या होगा, ऐसे सुहा हो जाओगे, और यदि आप नाइट में जाओगे तो ऐसे जम जाओगे। माइनस में 250 आप क्या बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, है ना। तो बाकी जो प्लैनेट्स हैं वहाँ पे कंडीशन क्या है, भयावह कंडीशन है, थोड़ा सा भयंकर कंडीशन। आपकी अर्थ पे क्या है, अभी आपका जीवन संभव है, आप बढ़िया से चाय कॉफ़ी, है ना, ब्रेड मक्खन, ये सब चीज़ें खा रहे हो, पिज़्ज़ा खा रहे हो डोमिनोज में जाके, तो अच्छा जीवन अभी आपका अर्थ पे है, तो अच्छा है। अभी वापिस आते हैं फटाफट से पढ़ाई पे। तो कहा कि आपका जो यदि सन के आसपास घूमने की बात किया तो 88 डेज़ के आसपास में वो सन के आसपास में घूम जाता है। तो क्योंकि सबसे पास में सबसे कम टाइम पे सन के आसपास घूम जाएगा। फटाफट से थोड़ा सा हम आगे बढ़ जाएं यदि आपके सामने, तो देखते हैं उसके बाद क्या है। तो आपका वीनस दिया है, वीनस को आप हिंदी में शुक्र कहते हो, जैसा मैंने पीछे कहा कि वीनस क्या है, हॉटेस्ट प्लैनेट है। हॉटेस्ट है क्यों, CO2 बहुत ज़्यादा है, CO2 97% के आसपास CO2 है, और CO2 क्या है, ग्रीन हाउस गैस है। और जब ग्रीन हाउस गैस जो होती है तो क्या होता है, टेम्परेचर आपका वो बढ़ा देती है थोड़ा सा, तो है उसको थोड़ा सा CO2 आपके अर्थ पे भी थोड़ा सा बढ़ रही है ना, हम ऐसा कहते हैं, तो उसको कम करने की कोशिश साइंटिस्ट कर रहे हैं। ब्राइटेस्ट प्लैनेट है क्योंकि आपका चमक बहुत ज़्यादा है, एल्बिडो पावर उसको कहते हो आप। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे समझा दूँ साइड में। तो कहा कि आप एल्बिडो पावर उसको कहते हो, एक अच्छा सा टर्म मैं आपको दे रहा हूँ। तो कहा कि ये वो आपकी पावर होती है जो कि लाइट को कौन सी चीज़ कितना वापस भेज सकती है, जो ज़्यादा भेजेगी उसकी आपकी चमक ज़्यादा होगी। तो कहा इसकी एल्बिडो पावर काफ़ी ज़्यादा है, तो आपका लाइट को बहुत ज़्यादा वापस भेजता है, तो उससे आपका थोड़ा सा आपका शाइनिंग बहुत ज़्यादा इसको दिखाई देती है। मॉर्निंग और इवनिंग स्टार आप कहते हैं सुबह या शाम का तारा। नंगी आंखों से आप चाहें तो सुबह या शाम को अपने घर बैठ के आप देख सकते हैं। यदि कोई आपको थोड़ा समझाने वाला हो तो आप नंगी आंखों से न्यूड आई से बिना टेलीस्कोप के आप देख सकते हैं। इसका मीनिंग ये अर्थ का ट्विन है, मीन्स जैसा अर्थ का शेप साइज है वैसा ही इसका है। जैसे आप कह सकते हो हिंदी में जुड़वा, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह या भगिनी ग्रह हिंदी में कहते हो उसको, तो वो भी आपका वीनस है। गॉडेस ऑफ ब्यूटी, सुंदरता की देवी आप हिंदी में कह सकते हो। बहुत ही अच्छा दिखाई देता है यहाँ से देखने पे, तो इस वजह से इसको नाम दिया जाता है। रोटेट क्लॉकवाइज ऑन इट्स एक्सिस, अपने अक्ष पे घूमता है। कैसे घूमता है, जैसे घड़ी की सुइयां घूमती हैं उस दिशा में घूमता है। क्लॉकवाइज का मीन्स क्या है, जैसे घड़ी की सुइयां घूमती हैं। तो दो प्लैनेट है जो क्लॉकवाइज घूमते हैं। यहीं पे मैं आपको बता रहा हूँ जिन प्लैनेट के एंड में क्या है, नस है, वो क्या है, नस है, वो क्या है, क्लॉकवाइज घूमते हैं। जैसे कौन से हैं, वीनस है एंड यूरेनस है। अभी आपको याद हो जाएगा, यहीं पे अभी याद हो जाएगा। देखो दोनों के एंड में क्या है, नस यहाँ पे भी आ गया, नस यहाँ पे भी आ गया, तो क्या है, दोनों में नसें हैं, और नसें हैं तो भैया सही काम करेगा, बढ़िया से काम करेगा। और नसें हैं तो क्या है, क्लॉकवाइज घूमेंगे। जिनमें नसें नहीं है वो क्या, उल्टे सीधे काम करेंगे और एंटी क्लॉकवाइज अपने घूम जाएंगे, ऐसे वैसे घूम जाएंगे। लेकिन जिसमें नसें हैं वो सही काम करेगा। नसें किसमें है, वीनस है, यूरेनस है। तो जिसमें नस है, नसें तो आपकी बॉडी में होती है ना, पता है ना, जहाँ से आपका खून जो बहता है, आप इसको मोटा मोटा आसान भाषा में नस कहते हो। वैसे तो आपकी आर्टरीज एंड वेंस होती हैं, ये साइंस में हम बायो में जाएं तो। फटाफट से थोड़ा सा आगे बढ़ा दें, उसके बाद देखें क्या है आपके सामने। तो कहा मार्स, उसके बाद बात किया है तो मार्स कहा कि आपका रेड प्लैनेट है आपका। जैसा कहा कि इसमें क्या है कि आयरन ऑक्साइड बहुत ज़्यादा होता है, इस वजह से आप उसको रेड प्लैनेट आप कहते हो। तो कहा कि आप थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना, आयरन ऑक्साइड बहुत ज़्यादा है, जिस वजह से जहाँ भी आयरन पाया जाएगा वो चीज़ें आपको रेड दिखाई देंगी। जैसे आपका खून है वहाँ पे भी क्या है, आयरन मौजूद है। हीमोग्लोबिन में आयरन मौजूद है, तो क्या है कि वो आपका खून आपका रेड आपको दिखाई देता है। थोड़ा सा फटाफट से अपने एक्सिस पे झुका हुआ है, 25 डिग्री से अपने अक्ष पे झुका हुआ है। एक्सिस क्या होती है मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे समझा दूँ। एक्सिस का मीन्स ये है कि ये जो आपका ये है, ये एक्सिस हो गई।
थोड़ा सा और आसानी से आपको समझाऊँ, कोई आपके पास एप्पल है, कोई सेब आपके पास है, सेब के बीचों बीच आपने क्या किया, एक पेन आपके पास है, उसको आपने ऐसे घुसा दिया बीचों बीच में से, तो जो उसके बीच में से ऐसा आपका जो घुस के आया वो आपका एक्सेस हो जाएगा। तो एक्सेस क्या है, जो आपका जिसके आसपास वो सेब घूमेगा ऐसे ऐसे, तो वही एक्सेस आपकी हो जाएगी। तो मैंने थोड़ा सा आपको आसान भाषा में एक्सेस को समझाया, एक्सेस होती क्या है। तो कहा कि जो अपने एक्सिस पे कितना झुका है, 25 डिग्री से झुका है। मीन्स क्या है, कहा कि देखो ऐसे होना चाहिए एक्सिस, बट क्या है इसकी एक्सिस क्या है कि ऐसे है आपकी। तो कहा कि ऐसे आपका इसके आसपास ऐसे घूमता है। देखो आपकी जो अर्थ है वो भी अपने एक्सिस पे 23.5 से झुकी हुई है, एंड मार्स भी झुका हुआ है। एंड यदि हम कहें कि जो प्लैनेट्स झुके हुए हैं उसको साइंटिस्ट ऐसा मानते हैं कि देखो मान लो कोई सेब ऐसे है सीधा है, मानो कि वो घूम रहा है ऐसे ऐसे ना, सपोज किया हमने मान लिया, वैसे तो आप सोचोगे कि सेब एप्पल कैसे घूम रहा है, तो कहा कि मानो ऐसे घूम रहा है वो। यदि मैं कहूँ एप्पल ऐसा हो गया तो हम कह सकते हैं कि यदि उसका जो आपका सीधा था वो ऐसे हो गया, तो उसका साइंटिस्ट ऐसा कहते हैं कि जो प्लैनेट्स अपने एक्सिस पर झुके हुए हैं उनसे कभी ना कोई बड़े एस्टेरॉइड्स का कॉलिजन हुआ है, कोई बड़ी चीज़ें टकराई हैं, जिससे क्या हुआ उनका जो आपका जो सीधे थे वो टेढ़े थोड़ा सा हो गए हैं। आप खुद सोचिए है ना, यदि कोई बड़ा चीज़ टकराएगा किसी चीज़ से तो क्या होगा, टेढ़ा मेढ़ा कुछ तो हो जाएगा। तो इस वजह से साइंटिस्ट कहते हैं कि जो प्लैनेट्स अपने एक्सिस पे झुके हुए हैं, सीधे नहीं हैं, तो वो कभी ना कभी किसी चीज़ से कोलाइड हुए हैं और बड़े ही आपके कोलिजन उसमें रहे हैं, जिससे वो अपने एक्सिस पे झुक गए हैं, जैसे अर्थ हो गया, मार्स हो गया ना। तो ये थोड़ा सा एक्सिस झुकने का थोड़ा सा बताया कि यहाँ पे ये जो एंगल बना है वो आप 25 डिग्री आप मान सकते हो, ऐसा आप थोड़ा समझ सकते हो। कहा कि सोलर सिस्टम का जो सबसे ऊंचा जो माउंटेन है वो आपका यहीं पे मौजूद है। कहाँ पे, आपका मार्स पे ही मौजूद है। उसका नाम भी मैंने आपको दिया निक्स ओलंपिया या ओलंपस मॉन्स आप कहते हो। और लगभग मैं आपको ऊंचाई बताऊं 21.1 किलोमीटर के आसपास ऊंचाई है इस माउंटेन की, जो कि एवरेस्ट की ऊंचाई से लगभग 3 गुने के आसपास है। आपकी एवरेस्ट कितनी ऊंची है, 8.8 किलोमीटर के आसपास ऊंची है, और यहाँ पे कितना है 21.1 है, तो 3 गुने के आसपास हो जाता है मोटा मोटा। एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा पहाड़ कहाँ पे है, मंगल पे मौजूद है, मार्स पे मौजूद है। सन के आसपास 687 डेज के आसपास में घूम जाता है। सन के आसपास घूमने की बात की जाए, फटाफट से थोड़ा सा हम आगे बढ़ जाते हैं। आ जाते हैं जुपिटर पे। आ गए हैं जुपिटर, सबसे बड़ा ग्रह है, आपको पता ही है। सबसे जो आपका बड़ा ग्रह है वो जुपिटर है, लार्जेस्ट प्लैनेट है, हैवी भी है। जब बड़ा है तो क्या होगा, हैवी भी तो होगा। जो जितनी चीज़ बड़ी होगी आप मान सकते हो मैक्सिमम चांस है कि वो हैवी भी रहेगी, लेकिन 100% ऐसा नहीं हो। आप कैसे, कॉटन है, मानो कॉटन काफ़ी बड़ी है बट हैवी नहीं होती है ना। तो कहा ग्रेट रेड स्पॉट एक मौजूद है, एक बड़ा सा चकत्ता या धब्बा आप कह सकते हो वो मौजूद है, जो कि क्या है कि बड़ा सा तूफान है जो काफ़ी टाइम से चल रहा है। तो धब्बा क्या है, तूफान है, स्टॉर्म है एक, तो वहाँ पे वो दिखाई देता है। मैक्सिमम सैटेलाइट है इसके पास। सैटेलाइट मैं आपको पीछे समझा चुका हूँ, 67 सैटेलाइट है। बुक्स के हिसाब से ऐसा है, बट यदि हम थोड़ा सा हम समझें, अभी अपडेट जो है कुछ यहाँ पे चीज़ें अपडेट है, मैं आपको अपडेट भी समझा दे रहा हूँ कि अपडेट क्या है अब। तो कहा देखो बुक्स के हिसाब से 67 है, बुक्स में ऐसा दिया हुआ है, बट यदि हम आज के टाइम पे जाएं तो आज के टाइम पे जो सैटर्न है उसके पास सबसे ज़्यादा सैटेलाइट है 82 के आसपास। एंड यदि हम जुपिटर की बात करें तो जुपिटर पे के आज के जो टाइम से बात की जाए 79 सैटेलाइट जुपिटर के पास है। तो यदि आज के हिसाब से जाए तो 82 आपका सैटर्न के पास है, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम है। और यदि हम बुक्स के हिसाब से जाए तो 67 वहाँ पे दिया है। तो आप थोड़ा सा आप बुक्स के हिसाब में, अभी बुक्स में अब चेंजेस नहीं हुए हैं, वही चल रहा है पीछे की बातें। तो आपको मैक्सिमम चांस तो यही है कि जुपिटर वहाँ पे ऑप्शन दे, जुपिटर या सैटर्न में से एक ही देगा, ताकि आप ज़्यादा कंफ्यूज ना हो। और जुपिटर ज़्यादा सही रहेगा क्योंकि बुक्स में अभी वही दिया है। तो थोड़ा सा आप ऐसा मान सकते हो कि मैक्सिमम सैटेलाइट किसके पास है, अभी बुक्स के हिसाब से जुपिटर के पास है। सबसे बड़ा सैटेलाइट भी आपका जुपिटर के पास ही है, उसका नाम क्या है, गैनीमेड नाम है उसका भाई, गैनीमेड। याद कैसे होगा, देखो याद आपको होना चाहिए, और याद कैसे होगा थोड़ा सा मैं कुछ बातें जोड़ दे रहा हूँ। जुपिटर क्या है, बृहस्पति आप हिंदी में कह सकते हो। बृहस्पति क्या है, हिंदू देवी देवताओं में यदि हम जाएं तो वहाँ पे बृहस्पति क्या है, आपके टीचर हैं, गुरु हैं, जितने भी देवता हैं उन सबके टीचर हैं बृहस्पति। तो जब बृहस्पति टीचर होंगे, और टीचर क्या होंगे, टीचर जो होगा वो ज्ञानी भी तो होगा ना, है ना, ज्ञान भी तो उसके पास होगा। तो यहाँ पे ज्ञानीमेड जो है वो किसके पास है, बृहस्पति के पास है, जुपिटर के पास है। तो ज्ञानीमेड
नाम का जो सैटेलाइट है वो किसके पास है? आपका जुपिटर के पास है। जुपिटर की हिंदी क्या है? बृहस्पति है। तो ऐसे हमने याद कर दिया कि देवताओं के जो टीचर हैं वो बृहस्पति है, और जब टीचर होंगे तो ज्ञान भी आपका होगा उनके पास। तो ज्ञान ही मेरे क्या हो गया? आपके जुपिटर के पास हो गए। रोटेट ऑन इट्स एक्सिस फास्टेस्ट 10 आवर्स। तो कहा अपने एक्सिस पे, अपने अक्ष पे सबसे तेज गति से घूमता है, 10 घंटे में अपने एक्सिस पे घूम जाता है। आपकी जो अर्थ है लगभग 24 घंटे में अपने एक्सिस पे घूमती है। इस वजह से क्या होता है? 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की नाइट आपकी होती है। लेकिन यदि आप जुपिटर पहुंच गए तो क्या होगा? 10 घंटे में घूम जाएगा भाई, और 10 घंटे में घूम गया तो 5 घंटे का दिन और 5 घंटे की रात होगी बस। आप सोचिए कि 5 घंटे का दिन आप तो सही से, और 5 घंटे की नाइट। डे तो चलो कैसे भी आपका अच्छा है, जॉब कम टाइम आपको करनी पड़ेगी। 5 घंटे में सुबह जैसे जाओगे 5-10 मिनट पंच आपका लेट होगा ही होगा, है ना। तो 5 घंटे में जॉब खत्म, बट नाइट में सो नहीं पाओगे। 5 घंटे आपको तो 9-10 घंटे चाहिए होते हैं ना। जवान जो यूथ हैं आप सभी 9-10 घंटे से पहले उठते नहीं, मम्मी उठाती रहती है, मम्मी बेटा उठ गया, बेटा उठ गया। जवान बेटा उठ ही नहीं रहा, सोया पड़ा। ऐसे ही होता है हमारा, है ना। जब हम यूथ होते हैं सभी, तो उसके बाद जिम्मेदारियां आती हैं कंधों पे, तो हम सीख जाते हैं चीज़ों। तो कहा 5 घंटे यहाँ पे नींद आपकी पूरी नहीं होने वाली है यदि आप जुपिटर पर पहुँच गए तो। जैसे मैंने पीछे कहा कि आपके जो आपके बाकी प्लैनेट्स हैं वहाँ पे कंडीशन थोड़ा सा अच्छी नहीं है। तो कहा कि यहाँ पे ये थोड़ा सा ध्यान में अच्छा पॉइंट है कि फास्टेस्ट घूमता है अपने एक्सिस पे, थोड़ा सा इसको आपको पता होना चाहिए। फटाफट से थोड़ा सा आगे बढ़ जाए। तो कहा कि उसके बाद आपको क्या है? तो कहा सैटर्न की बात किया। तो सैटर्न कहा कि आपका सैटर्न क्या है? तो येलो प्लैनेट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन का जो आपका नाइट्रोजन है बहुत ज़्यादा मौजूद है। तो कहा कि ये भी थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि आपका थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए। येलो क्यों है? नाइट्रोजन यहाँ पे दिया हुआ है मैंने आपको, नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा है उसमें, इसमें मैप का येलो दिखाई दे रहा है। डेंसिटी सबसे कम है। एक पॉइंट यहाँ पे आता है एग्जाम में कि आपका जो ऐसा प्लैनेट कौन सा है जो वाटर पे, पानी पे तैर सकता है, तो आपका सैटर्न ही है। वाटर फ्लोट प्लैनेट आपका है ये। तो ये आपको एग्जाम में पूछता है कि पानी पे कौन सा प्लैनेट है जो तैर सकता है, वाटर फ्लोटिंग प्लैनेट कौन सा है, तो वो सैटर्न वहाँ पे ऑप्शन में दिया होगा आपको, तो वो एग्जाम में आपको देगा। सेकंड आपका सबसे बड़ा ग्रह है, जैसे पीछे हमने समझा था, जुपिटर एंड सैटर्न क्या है? 98% मास गेन करते हैं सोलर सिस्टम का। टाइटन यहाँ पे सैटेलाइट है। इसका जहाँ पे कहा जाता है कि शायद एटमॉस्फेयर आपका यहाँ पे मौजूद है। थोड़ा सा ये भी कभी कभी आपको एग्जाम में टाइटन देगा कि टाइटन किसका सैटेलाइट है, तो आपका किसका है? सैटर्न का आपका सैटेलाइट है। फटाफट से थोड़ा सा आगे बढ़ जाए हम। तो उसके बाद देखते हैं क्या नेक्स्ट आपके सामने क्या है। यूरेनस की बात हो गई। यूरेनस एंड नेपच्यून 2 बचे, फटाफट से आते हैं समझते हैं। तो कहा प्लैनेट, जैसा मैंने पीछे कहा था कि आपका जो आपकी नस एंड मैग वो अपने एक्सिस पर कैसे घूमेगा? क्लॉकवाइज घूमेगा, वही सही है। तो यहाँ पे ये भी क्लॉकवाइज अपने एक्सिस पे घूम जाता है। फटाफट से आगे बढ़े। अपने एक्सिस पे झुका हुआ है कितना? 97.77 डिग्री से आपका झुका हुआ है। इस वजह से इसको सोया हुआ प्लैनेट भी कहते हैं। तो आपका ऐसा हो, माना कोई चीज़ ऐसे सीधी है, अब क्या हो जाए? ऐसी हो जाए तो क्या होगा? सोया हुआ हो गया। 90 डिग्री से ज़्यादा झुका हुआ है, तो इस वजह से आप सोया हुआ कहते हैं। सबसे पहला प्लैनेट है जो कि टेलीस्कोप के माध्यम से खोजा गया था। तो ये भी अच्छा पॉइंट आपको दिखाई दिया है। 30 रिंग्स है इसके पास, बट रिंग्स जो है वो साफ नहीं है। सैटर्न के जो रिंग्स है वो बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही साफ है, बट इनके जो आपके रिंग्स है वो साफ नहीं है। तो इस वजह से आपको यहाँ से अच्छे दिखाई नहीं देते हैं। आते हैं नेपच्यून पे। तो कहा नेपच्यून सबसे ज़्यादा डिस्टेंस पे सन से, तो सबसे ज़्यादा टाइम में सन के आसपास घूमता है। लगभग 165 सालों के आसपास में सन के आसपास घूम पाता है। फटाफट से आए नेक्स्ट पॉइंट पर। ग्रीन प्लैनेट आप मानते हैं मीथेन बहुत ज़्यादा है, इस वजह से ग्रीन प्लैनेट भी आप थोड़ा सा दिखाते हैं, उसको समझते हैं। इट हैज़ 5 रिंग्स, 5 रिंग्स इसके पास में, जैसे मैंने कहा कि बट साफ नहीं है। साफ जो है वो सैटर्न के बहुत अच्छे आपको दिखाई देते हैं रिंग्स, बट इनके इतने साफ नहीं है। यदि मैं रिंग्स को आपको समझा दूँ रिंग्स में होता क्या है, तो रिंग्स में क्या होता है? कुछ नहीं होता रिंग्स में कि आपका डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, चट्टानों के पार्टिकल्स होते हैं, तो उन सब से आपकी जो है वो घूमते रहते हैं आसपास में जो चट्टानों के पार्टिकल्स हैं, तो वही आपको दिखाई देते हैं। थोड़ा सा छल्ले टाइप में, रिंग्स टाइप में वो आपको दिखाई देते हैं। थोड़ा सा फटाफट से हम आगे आ जाए। तो कहा पैटर्न यहाँ पे आपको दिया है कि जो आपके 2-3 मैंने पैटर्न आपको दिए यहाँ पे। तो कहा कि जो सन से डिस्टेंस है वो पैटर्न दिया है, साथ में जो आपका वेट के हिसाब से जो प्लैनेट्स है उसको रेंज किए हैं, साथ में 1-2 पैटर्न मैंने आपको और दिया है। कहा कि उसके बाद क्या है, देखो उसके बाद अर्थ से डिस्टेंस भी आपको पैटर्न दिया है, और साथ में आपका यहाँ पे मैक्सिमम से मिनिमम डेंसिटी का पैटर्न भी आपको दिया है। तो 3-4 पैटर्न मैंने आपको दिए हैं यहाँ पे।
तो पहले पे आते हैं फटाफट से। तो कहा कि देखो सन से जो डिस्टेंस है वो हमने देखा पीछे, तो यहाँ पे आपको पता ही है मरकरी है, वीनस है, अर्थ है, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। याद करने की ट्रिक मैंने आपको 2 ट्रिक आपको दी है याद करने की यहाँ पे, तो दोनों आपको यहाँ पे दिख दी है मैंने आपको, ताकि आपको आसानी हो, स्क्रीनशॉट ले पाओ एंड आपको बनाना ना पड़े। तो कहा देखो क्या है इसमें, तो कहा कि देखो यहाँ पे 2 ट्रिक हैं। सबसे पहले तो एनसीईआरटी की है कि आपका एक बड़ा फेमस सा कोट आपको यहाँ पे दिया है, माई वेरी एजुकेटेड मॉम जस्ट शोड अस 9 प्लैनेट। तो यहाँ पे एम से क्या होगा, मरकरी, वी से वीनस, ई से अर्थ, एम से मार्स, जे से जुपिटर, एस से सैटर्न, यू से यूरेनस, एन से नेपच्यून, पी से प्लैनेट, पी से प्लूटो, प्लूटो हट चुका है तो वहाँ पे काम खत्म हो गया उसका। तो यहाँ से आपको 8 के 8 पैटर्न याद हो जाएंगे। कहाँ से, सन से डिस्टेंस के पैटर्न में है, सन से कौन पास में है, उसके बाद कौन है, उसके बाद कौन है, उसके बाद कौन। एक और ट्रिक आपको यहाँ पे दी है, उसको नाम दिया है जेसन का। तो थोड़ा सा ये भी मैंने आपको दे दिया है। कहा लास्ट के जो प्लैनेट्स हैं उसको आप जेसन से याद कर सकते हैं, जे से जुपिटर है, एस से सैटर्न है, यू से यूरेनस है, एन से नेपच्यून है। तो बाकी जो प्लैनेट है वो जेसन से आपको याद हो जाएंगे चारों, और बाकी 8 के 8 आपको इससे माई वेरी एजुकेटेड मॉम जस्ट शोड अस 9 प्लैनेट, ऐसे फटाफट से आप 2-3 बार रटेंगे तो याद हो जाएगा। थोड़ा सा तो रट्टा मारना पड़ेगा, थोड़ा सा तो याद करना पड़ेगा जीके में, जीके बिना याद के नहीं होगी, थोड़ा सा प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी आपको। फटाफट से आए, उसके बाद वेट के हिसाब से प्लैनेट्स को अरेंज किया है। जैसे कहा था पीछे सबसे ज़्यादा बड़ा कौन है, जुपिटर है, वो आपका फर्स्ट पे आ गया देखो। उसके बाद क्या था, सेकंड था सैटर्न, वो आपका आ गया, यूरेनस, नेपच्यून। देखो जेसन वहाँ पे था, उसको उठा के यहाँ पे हमने चिपका दिया सीधा सीधा, जेसन से काम बन गया हमारा। जेसन आगे है, जेसन क्या है, हैवी प्लैनेट है। उसके बाद क्या है, अर्थ है, 5वें नंबर की प्लैनेट जो है वो अर्थ है वेट के हिसाब से। उसके बाद वीनस, मार्स, मरकरी, वीनस, मार्स, मरकरी, ये आपको थोड़ा सा याद कर देना है, वीनस, मार्स, मरकरी, क्योंकि आगे भी यूज थोड़ा सा होगा। तो यहाँ पे 5वीं जो अर्थ है वो कौन से नंबर पे आती है वेट के हिसाब से, 5वें नंबर, 5th नंबर पे आती है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट मैं आपको यहाँ पे कह दे रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपको याद आता है कि अर्थ जो है वो कौन से नंबर पे आती है वेट के हिसाब से, यदि हम आए तो। फटाफट से हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। एक दो पैटर्न मैंने आपको दिए हैं आगे, तो उसको भी थोड़ा सा देखते हैं। ये आपको मैंने पीछे समझा दिया थोड़ा सा, वही यहाँ पे दिया है। तो कहा कि यहाँ पे क्या है आगे, तो कहा कि अर्थ से जो डिस्टेंस चेक की जाए तो उसके हिसाब से क्या, तो अर्थ से सबके पास, सबसे पास में देखो पीछे कौन था आपका अर्थ, यदि मैं आपको दिखाऊं तो देखो अर्थ यहाँ पे थी, एक साइड में वीनस है, एक साइड में मार्स है। तो या तो वीनस सबसे पास होगा या मार्स सबसे पास होगा, दोनों में से एक सबसे पास होगा। तो कौन सा आपका, वीनस आपका सबसे पास में है हमारे। तो यहाँ पे दिया देखो अर्थ के पास में वीनस है, उसके बाद कौन हो गया, मार्स हो गया, क्योंकि एक साइड मार्स था एक साइड वीनस था, तो वीनस हो गया, उसके बाद मार्स है, उसके बाद कौन है, मरकरी है। और जेसन फिर से यहाँ पे सेम टू सेम चिपका दिया है। जेसन क्या है, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। जेसन से काम थोड़ा सा बन गया। और देखो यहाँ पे भी क्या बना है, वीनस, मार्स, मरकरी, जो पीछे था हमारा पैटर्न वही यहाँ पे भी कुछ आपका बन गया है। तो वीनस, मार्स, मरकरी से यहाँ पे भी कुछ काम बन गया आपका। देखो ये भी आपका काम यहाँ पे सेम आ गया है, और जेसन आपका सेम आ गया। तो मैंने पीछे कहा था जेसन से काम बन जाएगा, एंड वीनस, मार्स, मरकरी से भी थोड़ा सा काम हमारा बन गया है यहाँ पे। डेंसिटी की बात करें मैक्सिमम टू मिनिमम, तो सबसे ज़्यादा डेंसिटी जो है आपकी अर्थ की है, कितनी है, 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एवरेज डेंसिटी है आपकी अर्थ की। यदि हम मिनिमम की बात करें सैटर्न की है, पानी से भी कम डेंसिटी है आपकी, पानी की होती है 1 होती है, यहाँ पे 0.7 होती है, 0.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो पानी से भी कम है, पानी की कितनी होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो पानी से भी कम है, इस वजह से पानी पर भी क्या हो सकता है, तैर सकता है, वाटर फ्लोट प्लैनेट है। तो यदि ये पैटर्न ना याद हो तो आप मैक्सिमम ध्यान रखना कि हमारी मैक्सिमम जो डेंसिटी है वो अर्थ की है, और मिनिमम किसकी है, सैटर्न की है। 2 क्वेश्चन एग्जाम में आपको यहाँ से आते हैं, मैक्सिमम पूछता है, मिनिमम पूछता है, पैटर्न नहीं पूछता है, बाकी सबका पैटर्न थोड़ा सा आपको पूछ लेता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम सेशन को फिनिश करते हैं। हमारे जो 8 प्लैनेट्स है वो खत्म हो चुके हैं, पढ़ चुके हैं, सन की बात हो चुकी है। तो यहाँ पे सन एंड 8 प्लैनेट्स को हमने पढ़ा, समझा, सीखा। यदि आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं, अच्छी अच्छी बातों को सीखना चाहते हैं, या IBT से जुड़ना चाहते हैं, तो आपको यदि आप घर बैठे भी पढ़ सकते हैं एंड सीख सकते हैं। हमारे लाइव कोर्सेज भी चलते हैं जिसमें टीचर्स आपको ऑनलाइन पढ़ाते हैं, घर बैठ के आप पढ़ सकते हैं। आपको कहीं आना नहीं है, जाना नहीं है। कोविड का समय थोड़ा सा भी पीछे चला, अभी भी थोड़े से केस पड़ रहे हैं। तो यदि आप चाहें ऑनलाइन बैच भी हमारे चलते हैं, तो आपका लिंक जो है नीचे दिया हुआ है, आप वहाँ पे जाके बाय कर सकते हैं। एंड इसी के साथ मैं आपको थैंक यू कहता हूँ। सेशन को यहाँ पे फिनिश करते हैं। आज इतना ही, थैंक यू।